नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपांशु कंवल। आप देख रहे हैं हमारे चैनल माई स्टडी एक्सप्रेस पे। आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डीमोनेटाइजेशन। ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक था। 8 नवंबर 2016 की डेट कोई भी नहीं भूल सकता, ये अनफॉरगेटेबल है। तो ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, 11th-12th के, इकोनॉमिक्स हो या बिजनेस स्टडी हो, आपके प्रोजेक्ट्स हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक हैरान करने वाली बात पता लगेगी, तो वीडियो को पूरा देखिए और एंड तक बने रहिए। तो चलते शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। दिस वीडियो इंक्लूड्स, अब सबसे पहले हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो बता देते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डिमोनेटाइजेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे कि पहले कब कब हुआ और किन किन नोटों को हमने डिमोनेटाइज किया। फिर पढ़ने वाले हैं एम्स, हमारे क्या एम्स है डिमोनेटाइजेशन करने के पीछे। फीचर्स पढ़ने वाले हैं कि फीचर्स क्या क्या विशेषता है इसकी। इम्पैक्ट्स जो इसके बाद हमें देखने को मिले हैं, क्या इसके असर हुए, क्या प्रभाव हुआ है, ये सब। फिर आए 5 चैलेंजेस पढ़ने वाले हैं हम कि क्या क्या चैलेंजेस आरबीआई ने लिस्ट करे हैं, वो सब। फिर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट, जो जिसमें एक पॉइंट है जिसको देख के आप शॉक हो जाओगे, हैरान करने वाली बात है। तो वीडियो के लास्ट में टुडेस क्विज जैसे हम करते ही है, तो चलते बिना देर किए सबसे पहले शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट से। तो डीमोनेटाइजेशन, तो डीमोनेटाइजेशन को पहले ब्रेक करके समझे हम डीमोनेटाइजेशन क्या होता है। डी प्लस मोनेटाइजेशन। अब मोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इंक्रीजिंग द कैश इन सर्कुलेशन। जो कैश हमारे पास जो आरबीआई इंजेक्ट करती है वो इंक्रीज कर देना, किसमें, हमारी इकोनॉमी में या सर्कुलेशन में इंजेक्ट कर देना, कि वो हमारी इकोनॉमी में घूमे तो और पैसा डाल देना। तो मोनेटाइजेशन हो गया। अब डीमोनेटाइजेशन क्या है? डीमोनेटाइजेशन अब विड्रॉल, उसका अपोजिट है। विड्रॉल हटा देना या बैन कर देना, कैंसिल कर देना, कुछ भी, ऑफ अ पर्टिकुलर करेंसी फ्रॉम सर्कुलेशन से। सर्कुलेशन में से कोई भी पर्टिकुलर करेंसी को बैन कर दिया, ये सब। तो डीमोनेटाइजेशन की डेट इंडिया में क्या है? इंडिया में हुई थी नवंबर 8 2016। अनफॉरगेटेबल डेट है एज वी नो। अब इसमें क्या था कि 1000 के और 500 रुपए के नोट हमने जो हमारी गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने बैन कर दिए थे कि वो उसके बाद हम यूज नहीं कर सकते थे। फिर क्या हुआ कि 500 के और 2000 के नए नोट्स इंट्रोड्यूस हुए एज अ लीगल टेंडर। अब लीगल टेंडर में आपको बता दूं, लीगल टेंडर का मतलब होता है कि हम अपने डेट्स, अपने उधार के लिए कोई एक पर्टिकुलर करेंसी जो लीगल टेंडर है उसको हम यूज करते हैं अपने डेट चुकाने में, अपने उधार देने में। तो वो एक लीगली अथोराइज होती है, ये सब ठीक है। उसके बाद आता है इससे क्या हुआ, डिमोनेटाइजेशन से काफी लॉस ऑफ लिक्विडिटी हुआ। लिक्विडिटी होता है कैश, कैश की शॉर्टेज हो चुकी थी इंडिया में फॉर कुछ दिनों के लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके हिस्ट्री पे। अब हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री में सबसे पहला पॉइंट है कि पहले डिमोनेटाइजेशन कब कब हुआ। तो सबसे पहले हुआ इन जनवरी 1946 में। अब कौन से नोट्स का हुआ था? 1000 और 10,000 के। पहले 10,000 के नोट्स भी हुआ करते थे, तो उसका भी डिमोनेटाइज हुआ, चेंज हुए, वो बैन किए गए। उसके बाद इन 1954 में किया गया। अब यहाँ कौन कौन से नोट्स का किया? 1000 के, 5000 के और 10,000 के नोट्स को डिमोनेटाइज किया गया। फिर 1978 में किया, उसमें कौन से थे? 1000, 5000, 10,000, वही सेम नोट्स को डिमोनेटाइज किया। तो हिस्ट्री में 3 बार ये चीज हो चुकी है। अब ये हुई है 2016 में नवंबर 8 को। इसमें कौन कौन सी करेंसी हुई है? 500 रुपए की और 1000 रुपए के नोट्स। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो काफी सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में याद हो जाएंगे। फिर चलते हैं एम्स के बारे में कि हमारे डिमोनेटाइजेशन करने के पीछे क्या क्या उद्देश्य थे, क्या क्या हमारे रीजंस थे, ये सब। तो सबसे पहला आता है टू कर्ब करप्शन। करप्शन, जो भी भ्रष्टाचार हमारे फैला हुआ है इंडिया में, उसको कम करना, ये एम्स रखे गए थे, जिसकी वजह से लाया गया। लेकिन एंड में हम कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। फिर टू रिड्यूस एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी का जो एक्यूमुलेशन हो रखा था कम करना एम था। और इलीगल और टेररिज्म एक्टिविटी में जो हाई डिनोमिनेशन के नोट्स होते हैं, जैसे कि 500,000 के, वो सबको भी रिड्यूस करना इनका एम था।
अब चलते हैं फीचर्स। आई होप आपको सारा इजीली, बहुत ही इजीली एक्सप्लेनेशन दी जा रही है तो आपको समझ आ गया होगा। फीचर में विशेषताएं, क्या क्या फीचर थे। सबसे पहला पॉइंट है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन उसका कंट्रोल, टैक्स का कंट्रोल काफी अच्छा हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ कि जब जो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी कि 500,000 की करेंसी बैन हो चुकी है, अब यूज नहीं होगी, तो जिनके भी पास अनअकाउंटेड वेल्थ थी, पैसा पड़ा था ब्लैक मनी के, उसमें उन्हें अपना डिक्लेयर करना पड़ा और टैक्सेस देने पड़े एट पेनल्टी रेट पे। उनके पैसों में कि उनको जो जो टैक्स पैसे बचा रहे थे उन सबका ही टैक्स एक साथ देना पड़ा, तो इससे टैक्स भी काफी ज्यादा कलेक्ट हुआ। फिर आता है कैशलेस इकोनॉमी। अब डिमोनेटाइजेशन से सबसे बड़ा पॉइंट निकल के आता है कि कैशलेस इकोनॉमी को सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है कि ई ट्रांजेक्शन जो भी थी वो एनकरेज हुई है बहुत टाइम्स, बहुत मल्टीप्लीकेशन टाइम्स। जैसे आप देखने को आपको मिल रहा है कितनी सारी पेमेंट्स ऐप आ चुकी है, फोन पे, पेटीएम, अमेजोन पे, गूगल पे, बहुत सारी। उसके बाद चैनलाइज सेविंग। अब चैनलाइजिंग सेविंग्स मतलब होता है जो भी हमारी बचत है, सेविंग्स है, उनको चैनलाइज करना, मूव करना। अब ये कैसे हो पाया है, जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया तो जो एक्सचेंज होना था, जो भी आपके पास नोट्स है वो बैंक के थ्रू ही होना था, तो उसकी वजह से जीरो अकाउंट बैलेंस के जनधन अकाउंट खोले गए योजना के तहत, जिसमें लोगों ने काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, डाला एक्सचेंज कराने के इसमें, तो बैंकों के पास लिक्विडिटी बहुत इंक्रीज हो चुकी थी। उसके बाद आता है रिडक्शन इन टेरर फंडिंग। अब टेरर जो भी एक्टिविटीज होती है, आतंकवादी वगैरह जो यूज करते हैं, वो काफी ये हाई डिनोमिनेशन के नोट्स ही यूज करते थे, तो उसमें भी काफी रिड्यूस होना था। ये आगे चलते शायद में भी हुआ है या नहीं, देखते हैं। अब इम्पैक्ट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट्स देखने वाले कि क्या क्या इसके इम्पैक्ट्स देखने को हुए। तो सबसे पहला आता है जीडीपी। अब जीडीपी का मतलब मैं आपको बता दूं थोड़ा। जीडीपी का मतलब होता है फाइनल वैल्यू, फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनी है उनकी फाइनल वैल्यू, फाइनल मार्केट वैल्यू जो होगी वो जीडीपी होती है। अब जीडीपी में भी काफी कमी आई। कैसे आई कि जब लोगों के पास कैश नहीं था, उन्होंने खर्चा कम किया, स्पेंडिंग कम हुई, कंजप्शन कम हुआ, लोगों ने यूज कम किया, कंज्यूम कम किया, इन्वेस्टमेंट तो होनी कम थी। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट भी कम हुआ, तो जीडीपी ओवरऑल भी गिर चुकी थी। तो ये सब इसमें देखने को मिला जीडीपी में। फिर आता है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में क्या था, जो किसान वगैरह थे उनके पास पैसे की काफी शॉर्टेज हो गई थी, तो वो अपना रॉ मटेरियल जो भी फार्म आउटपुट होता है वो उसको बनाने के लिए भी वो पैसा नहीं था, तो जिसकी वजह से हमारे पास एग्रीकल्चर में भी काफी कमी देखने को मिली। फिर आता है इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन काफी बढ़ रहा था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी किया था। इन्फ्लेशन कैसे होता है, इन्फ्लेशन का होता है, सिंपल सा मीनिंग होता है कि जब भी हमारे पास पैसा ज्यादा होता है तो हमारे पास हम डिमांड ज्यादा करते हैं, डिमांड ज्यादा करने से उस चीज के रेट बढ़ जाते हैं। इसके अदर भी फैक्टर होते हैं, लेकिन पहला ये इन्फ्लेशन का है। तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ रहा था तो लोगों के पास शॉर्टेज आई कैश की, तो इन्फ्लेशन भी डाउन हुआ कुछ टाइम के लिए। फिर गोल्ड प्राइस। अब उस टाइम का कुछ डाटा था, अप्रोक्स 32,000 रेट चल रहे थे गोल्ड के। जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ ये 32 से बढ़ के 40,000 तक पहुंच चुके थे, इतने हाई जंप ली थी। ट्रांसपोर्ट में क्या देखने को मिला, ट्रांसपोर्ट में क्या था, लंबी लंबी लाइनें लगी लोगों को पास, जो भी टोल वगैरह, टोल प्लाजा होता है उसके पास, क्योंकि कैश की शॉर्टेज हो चुकी थी, कैश नहीं था। तो उस टाइम नितिन गडकरी हमारे परिवहन मंत्री थे, उन्होंने क्या किया कि काफी ज्यादा छूट दी इनमें टोल प्लाजा वगैरह पे। फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शन। अब ये कुछ डाटा है कि जो 18 करोड़ के आसपास कुछ ट्रांजैक्शन इंक्रीज हुई बैंक्स के पास इसके थ्रू, क्योंकि उस टाइम पे बैंक्स का ही सारा काम चल रहा था, क्योंकि उन्हीं पे एक्सचेंज हो रहा है, काफी ज्यादा एम्प्लॉयज लगे हुए थे ये सब। उसके बाद इनकम टैक्स रेट। अब इनकम टैक्स रेट भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई। वो कैसे इंक्रीज हुई, क्योंकि क्या था कि जब लोग ब्लैक मनी अपने पास रख रहे थे उन्हें काफी ज्यादा पकड़ा गया और रेड मारी, तो काफी ज्यादा पैसा हमारे पास आया। ये काफी ज्यादा बोलने का है, अभी देखते हैं। इलीगल एक्टिविटीज। इलीगल एक्टिविटीज को काफी रिडक्शन हुई, ये भी है। अब चलते हैं आरबीआई ने कौन से 5 इकोनॉमिक चैलेंजेस लिस्ट करे हैं इसमें, वो देखते हैं। तो सबसे पहला चैलेंजेस हमारे पास निकल के आता है वो है
राइजिंग इन्फ्लेशन को कंट्रोल, अब ये जरूरी नहीं है एक ही फैक्टर से हो, राइजिंग इन्फ्लेशन काफी चीजों से हो रहा था। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही थी, रुपए की वैल्यू जो हमारी करेंसी इंडियन रुपी उसकी वैल्यू कम हो रही थी। तो काफी सारी फैक्टर की वजह से डिमांड भी बढ़ रही थी लोगों के पास। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये चीज किया गया, ये आरबीआई ने कहा। उसके बाद डिमोनेटाइज करेंसी को डिमोनेटाइज करा काफी ज्यादा। फिर बैड लोन्स, अब बैड लोन क्या होते हैं? एनपीए। एनपीए आपको मैं बता दूं, एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कि कोई भी बैड लोन है जो डिफॉल्ट कर गया, बैड डेट हो गया, वो भी 90 डेज के ऊपर हो जाता है, तो उसको बैंक क्या कंसिडर करता है? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो बैड लोन भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे, इसलिए करना पड़ा। फिर जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ के लिए करना पड़ा, जीडीपी उठे। और ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट की वजह से, और ट्रेड वॉर जो चल रही थी इंडिया यूएस उसकी, चाइना और यूएसए की, उसमें करना पड़ा कि ताकि हमारी करेंसी को फायदा मिले। अब चलते हैं वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और शॉकिंग पार्ट, जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, ये आपको हैरान कर देगा आई एम श्योर। तो सबसे पहले आरबीआई की रिपोर्ट आई, एनुअल रिपोर्ट, जो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की थी। कुल 245 की पेजेस की रिपोर्ट थी। अब इसमें आरबीआई ने क्या कहा वो आप देखते हैं। आरबीआई ने कहा कि जो 15.41 करोड़ रुपए टोटल करेंसी थी हमारी सर्कुलेशन में से, उसमें से 15.31 लाख करोड़ वापस एक्सचेंज हो चुका है विद न्यू करेंसी के साथ। अब इसका मैं आपको इजीली बताऊं क्या मीनिंग निकलता है, कि जो करेंसी, ओल्ड करेंसी 15.41 लाख करोड़, ट्रिलियन बोलेंगे, वो हमारी सर्कुलेशन में थी। तो अगर नई करेंसी आती है और लोगों के पास कुछ ब्लैक मनी था, तो वो करेंसी उतनी परसेंट करेंसी एक्सचेंज नहीं होगी, क्योंकि वो करेंसी हमने पकड़ ली ब्लैक मनी के उसमें। लेकिन इसमें कुछ निकल के आता है, वो जो आगे देखते हैं हम, कि सेंट्रल बैंक ने बोला 99.3 जंक नोट्स वर डिपॉजिटेड इन बैंक्स। ये बहुत ही शॉकिंग पॉइंट है, 99.3% जंक नोट्स एक्सचेंज हो चुके थे, और 0.7% नोट्स बस, जो कि उनकी वर्थ थी, प्राइस था वो 10,720 करोड़ कुछ होगा, वो हुई, हमें नहीं पता। अब मे बी ये रीजन हो सकता है कि जो दूसरे कंट्रीज के बैंक होते हैं, नेपाल के, भूटान के, बांग्लादेश के, वहां भी हमारा कैश डिपॉजिट है, या मे बी उनमें से कुछ ब्लैक मनी हो सकता है। पर जब ये अनाउंस किया गया डिमोनेटाइजेशन, तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि 2 लाख करोड़ के आसपास का कुछ हम ब्लैक मनी इसमें से कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और इसका मोटिव भी यही था। लेकिन शायद इतना ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ये कुछ डाटा से हम कह सकते हैं। अब चलते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स का कुछ आर्टिकल है, इसमें भी यही बोला गया है, कुछ अप्रोक्सली आरबीआई सेज 99% ऑफ डिमोनेटाइज रुपीज 500 रुपए का और 1000 के रिटर्न हो चुके हैं बैंकिंग सिस्टम में। अब ये काफी शॉकिंग पॉइंट है, आई गेस आपको समझ आ गया होगा कि ये पॉलिसी कैसी रही है, ये सक्सेसफुल रही है या फेल रही है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं टुडेज क्विज पे। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही हो, अच्छी रही हो, और मैं चाहता हूँ अगर आप ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो काफी आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट में टुडेज क्विज जैसे हम रखते हैं, टुडेज क्विज में बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, आर यू एग्री विद दिस पॉलिसी, गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक, कि आप इस पॉलिसी से कितने परसेंट सहमत है। यस और नो करके बताना है आपको, कमेंट करके जरूर बताना। ये आपकी जो नॉलेज है उसको चेक करेगा, मैं कमेंट जरूर पढ़ूंगा आपके और रिप्लाई भी करने की कोशिश करूंगा। और अपने फीडबैक दो कि इस पॉलिसी में कहाँ कमी रही है और आपकी तरफ से क्या सजेशन रहता। अगर आप उस पोस्ट पे हो, नहीं भी हो तो कोई नहीं, सजेशन तो दे ही सकते हो। तो वीडियो यहाँ एंड होती है, कमेंट करके बताना। चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। उसके बाद वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, लाइक का बटन जरूर दबाना है, क्योंकि यार बहुत बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। सो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे और आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे।
और सेव होम सेव लाइव्स, ये तो होना ही है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी या, हैव अ गुड डे।